नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ये शानदार सेशन इसलिए लाए हैं क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट 2 हमको इस सेशन में देखना है। इससे पहले पार्ट 1 आपको ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है, यह है पार्ट 2। और स्टैटिक जीके में आप देखेंगे कि बुक्स एंड ऑथर्स एक बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड पूछे जाने वाला सेक्शन रहा है। कई क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। कुछ कुछ बुक्स तो 3-3 4-4 बार एसएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में पूछी है और एसएससी सीजीएल में भी आता है, प्लस अन्य जो आपके अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स हैं वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हम लोग इसको पार्ट 3 तक रखेंगे क्योंकि बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे ऑथर्स हैं, तो इसका एक तीसरा और अंतिम पार्ट भी आएगा। आज ये दूसरा पार्ट है, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक या लेखिका कौन है? अब देखें, यहां पे सही जवाब है किरण देसाई। सबसे पहली बात, एक मैंने आपको पुस्तक बताई थी फास्टिंग फीस्टिंग, आपको याद होगा फास्टिंग फीस्टिंग। तो कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, फास्टिंग फीस्टिंग ये किसने लिखी है? तो वहां पर हमने नाम देखा था अनीता देसाई। क्या नाम देखा था बेटा? फास्टिंग फीस्टिंग, नाम अनीता देसाई। और अभी कौन है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई, नंबर 1। अब देखो ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 भारतीयों को मैन बुकर प्राइज अभी तक प्राप्त हो चुका है। मैं सिर्फ भारतीय नागरिकों की बात कर रहा हूं, मैं इंडियन ओरिजिन लोगों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि फिर वो आंकड़ा बढ़ेगा। मैं आपको बताऊंगा अंतर क्या है। चलिए, तो 1997 में बुकर प्राइज या मैन बुकर प्राइज, जो कि हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित सम्मान। इससे वो ऑथर को भी फायदा ये मिलता है कि उनका नाम बहुत हो जाता है, सेल बहुत बढ़ जाती है। खैर, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1997 में अरुंधति रॉय जी को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए मिला है मैन बुकर प्राइज। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, 2006 में किरण देसाई, जो हमारे प्रश्न का जवाब है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, तो 2006 में इनको मैन बुकर प्राइज मिला। और फिर 2008 में अरविंद अडिगा, व्हाइट टाइगर, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, तो 2008 में अरविंद अडिगा जी को व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर प्राइज या बुकर प्राइज सिंपली कह लो मिला है। अब आप यहां पर देखेंगे कंट्री देखो, आईएनडी आईएनडी आईएनडी, ये हो गए भारतीय नागरिक। अब मैंने ये बात आपको इसलिए बताई क्योंकि आप यहां पर देखोगे 2 और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। एक है वीएस नायपॉल साहब और उनकी एक पुस्तक है इन अ फ्री स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो वीएस नायपॉल साहब इन अ फ्री स्टेट, लेकिन क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन तो है, लेकिन इनकी जो नागरिकता है फिलहाल वो इंडियन नहीं है। और जैसा आप देख सकते हो यूके टीटीओ यानी त्रिनिदाद एंड टोबैगो, तो क्योंकि अब भारतीय नागरिक नहीं, इसलिए हम लोग इनको बोल रहे हैं कि इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी में तो मिला है इनको, लेकिन इंडियन वाली कैटेगरी में नहीं। इनके अलावा वीएस नायपॉल साहब के अलावा एक है सलमान रश्दी, और उनको मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको भी मिल चुका है बच्चे बुकर प्राइज। इनका जन्म भी सलमान रश्दी जी का बॉम्बे में हुआ। शुरुआत में भारतीय नागरिकता थी, फिर ब्रिटिश नागरिकता मिली, फिर अमेरिकी नागरिकता। तो कुल मिला के क्योंकि वर्तमान में इनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, तो इसलिए हम लोग इनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं एज अ इंडियन वाली लिस्ट में। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई वीएस नायपॉल साहब की पुस्तक जिसको मिला बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज, तब आप क्या कहोगे? इन अ फ्री स्टेट। और अगर सलमान रश्दी साहब की पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन, ये आगे भी रिपीट होगा एक क्वेश्चन के फॉर्म में। अब आओ करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो 2024 में मैन बुकर प्राइज प्राप्त किसने किया बेटा? तो 2024 में समांथा हार्वे, इनको मैन बुकर प्राइज मिला है। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? ऑर्बिटल। ये भी प्रश्न आ सकता है कि पुस्तक कौन सी है, तो पुस्तक है ऑर्बिटल। और नाम क्या है लेखक का? समांथा हार्वे। 2024 ये सबसे अपडेटेड है, अभी जब मैं ये क्लास ले रहा हूं तो यही सबसे लेटेस्ट आपके पास मैन बुकर प्राइज में नाम और बुक है, समांथा हार्वे ऑर्बिटल। अब इस साल किसको मिलता है उसमें आपको करंट अफेयर से जुड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो कंट्री इनकी यूके। चलो एक ये बात हो गई। अब देखो ये तो हो गया मैन बुकर प्राइज, लेकिन इसके अलावा एक और है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब मैन बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में अंतर क्या है सुनिए। जो मैन बुकर प्राइज है, जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये सभी देशों के लिए ओपन नहीं है। जो देश कॉमनवेल्थ में जुड़े हुए हैं उनके लेखकों को मिल सकता है, आयरलैंड और जिम्बाब्वे। तो आयरलैंड, जिम्बाब्वे और कॉमनवेल्थ में जुड़े देशों को मिल सकता है मैन बुकर प्राइज। सही है, जैसे भारत कॉमनवेल्थ का पार्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हम लोग हिस्सा लेते हैं। यही कारण है कि भारत के
जो ऑथर्स हैं उनको मिल चुका है ये सम्मान, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करूं तो ये सभी नेशनैलिटीज के लिए ओपन है, यानी यहां पे ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं कि सिर्फ कॉमनवेल्थ, ये क्या है इंटरनेशनल। तो इसलिए क्योंकि ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है तो ये सभी के लिए ओपन है। और किन भारतीयों को आज तक मिला, तो गीतांजलि श्री पहली लेखिका या ओवरऑल कह लो भारत से पहला व्यक्ति जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, गीतांजलि श्री जी को मिला साल 2022। और हम देखते हैं कि जो उनका वर्क है टूम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि, ये अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेत समाधि टूम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री इंटरनेशनल बुकर प्राइज। फिर हाल ही में यानी इसी साल 2025, बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो नाम क्या है बच्चे, बानू मुश्ताक, उनने कन्नड़ भाषा में लिखा था क्या, हार्ट लैम्प। फिर इसको ट्रांसलेट भी किया गया था दीपा भट्टी जी द्वारा। ये नाम भी दिमाग में रखना कि किसने, बानू मुश्ताक जी की हार्ट लैम्प, जिसको 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, ट्रांसलेट किसने किया, कन्नड़ टू इंग्लिश। तो सही जवाब है दीपा भट्टी जी ने ट्रांसलेट किया। तो बानू मुश्ताक जी इंडिया, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस साल किसी भारतीय व्यक्ति को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बानू मुश्ताक, पुस्तक हार्ट लैम्प, ट्रांसलेटर कन्नड़ से इंग्लिश दीपा भट्टी। ये भी दिमाग में रखना, ओरिजिनल किस भाषा में लिखा गया था, हार्ट लैम्प कन्नड़। चलिए अब बात करते हैं वापस, तो किरण देसाई जी की इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, तो इनको मिल गया था मैन बुकर प्राइज, जो हमने देखा 2006 में, जो हमारे प्रश्न का सही जवाब है। आइए अगला, बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड डैश की आत्मकथात्मक पुस्तक है। तो बेटा बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड किसकी पुस्तक है, रोल्ड डाल। तो रोल्ड डाल इनकी जो पुस्तक है उसी का नाम है बच्चे बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड। काफी फेमस पुस्तक है, इसलिए हमने इसको इस लिस्ट में रखा है, एसएससी में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। तो रोल्ड डाल। आओ अगला, वेटिंग फॉर अ वीजा, ये किस व्यक्ति की आत्मकथा है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जब हम देखते हैं कि किसी देश में हमको जाना है तो वो देश हमको एक्सेप्ट करेगा अगर हमारा वीजा क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ पे बी.आर. अंबेडकर साहब की पुस्तक है वेटिंग फॉर अ वीजा। लेकिन यहाँ पे जो इसका अर्थ है ना वो समझाता हूं मैं। तो ये पुस्तक बेसिकली दिखाती है कि जो दलित समुदाय के लोग हैं, तो अभी उनको उनके खुद के ही देश में भारत में एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, वो वीजा का वेट कर रहे हैं, कि वीजा का वेट कर रहे हैं कि समानता आए, छुआछूत खत्म हो, तब जाके इंडिया उनको एक्सेप्ट करे। तो इनने इस संदर्भ में लिखी है कि जैसे किसी व्यक्ति को दूसरे देश जाने के लिए वीजा लगता है, वैसे ही दलितों को अभी इंडिया में ही एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। अगर इंडिया एक्सेप्टेंस देगा तो हम वीजा का वेट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कुल मिला के उनके दलितों के अधिकारों की बात है, किस प्रकार से बराबरी ला पाए वो बात है, किस प्रकार से जातिगत कुरीतियां खत्म कर सकें वो वाली बात है। तो वेटिंग फॉर अ वीजा बी.आर. अंबेडकर साहब, ठीक है, ठीक है सर। चलिए यहाँ पे हम लोग टिक मार्क कर देते हैं, बी.आर. अंबेडकर साहब यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक लेखिका की है। अब देखो ये प्रश्न मैंने आपको इस प्रकार तीसरी बार अभी करवा दिया। एक बार पिछली क्लास में जब मैंने आपको बताया था कि एक पुस्तक है जिसका नाम है एमनेस्टी और उसके राइटर हैं अरविंद अडिगा। तो एमनेस्टी के राइटर कौन है बेटा, अरविंद अडिगा, और व्हाइट टाइगर के राइटर भी अरविंद अडिगा जी हैं। और आप सब जानते हैं कि व्हाइट टाइगर के लिए तो अरविंद अडिगा जी को 2008 में क्या मिल चुका है, मैन बुकर प्राइज भी मिल चुका है। ये मैंने पिछली बार भी बताया था और आज भी हमने देख लिया है ये वाली बात, ठीक है जी। आगे बढ़े, बिल्कुल सर। अगला देखें, अगली चीज तो ये आप देख सकते हो, तो एक अरुंधति रॉय जी को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, किरण देसाई इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर। चलो, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। पिछली बार यानी जो पार्ट 1 आया था बुक्स एंड ऑथर्स का, आपने देखा होगा, उसमें मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच्ड नहीं है। वहां पर 4 पुस्तकें और 4 लेखक थे, एक गलत था बाकी 3 सही थे, और उन 3 सही में एक ये भी था, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। बच्चे किसकी पुस्तक है, कपिल देव साहब की ये पुस्तक है, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। और आप जानते हैं कि जो इंडिया ने 1983 में जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था लॉर्ड्स इंग्लैंड में, है ना, जो फाइनल मैच था 1983 वर्ल्ड कप का, उसमें जो जीतने वाली टीम थी इंडिया, उसके कैप्टन कौन थे बेटा, तो कैप्टन का नाम क्या है, तो कैप्टन थे कपिल देव साहब, ठीक है, ऑलराउंडर हैं कपिल देव साहब। इनको हरियाणा हरिकेन भी बोलते हैं क्योंकि हरियाणा से संबंधित हैं। स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट कपिल देव साहब की ऑटोबायोग्राफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद साहब द्वारा लिखी गई है? राजेंद्र प्रसाद साहब जो देश के पहले जो देश के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद साहब 1950 में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट बने और 1950 से 1962 तक ये प्रेसिडेंट रहे। और इनकी एक बेहतरीन पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। कमाल की एक स्टोरी इनसे संबंधित बताता हूं कि जब 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था, तब उस समय क्योंकि सरकार को पैसे की जरूरत थी, वॉर में खर्चा तो होता है, तो इन्होंने अपनी पत्नी के सारे गहने डोनेट कर दिए थे भारत सरकार के फंड्स में। कितनी बड़ी बात थी, ऐसे थे हमारे शानदार नेता। तो कुल मिला के राजेंद्र प्रसाद साहब इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक है, देश के पहले राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक निम्न में से किसकी आत्मकथा है? और सच में जिस व्यक्ति की आत्मकथा है, उनने सच में एक छोटे से गांव से शुरुआत करके कहां वो पहुंच गए, तो वो भारत के राष्ट्रपति भी बने, लेकिन उससे पहले वो कहलाए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब। बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, इनकी कुछ पुस्तकों के बारे में आज जिक्र कर रहा हूं, लेकिन ओवरलोड ना हो जाए इसलिए कुछ पुस्तकों के बारे में अगली बार भी जिक्र करूंगा पार्ट 3 में। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब, माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना। और इन्हीं के नेतृत्व में हम देखते हैं कि जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अच्छा IGMDP जिसको बोलते हैं ना, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो जिसके अंतर्गत आपकी अग्नि मिसाइल भी बनी और भी मिसाइल बनी है, जैसे आकाश, जैसे पृथ्वी, जैसे नाग। तो उसमें जो अल्टीमेट हेड थे वो यही थे ओवरऑल इस प्रोग्राम के। और फिर 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, तो बच्चे तब भी यही लीड कर रहे थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम साहब। ठीक है जी। इनकी एक और पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, ये भी दिमाग में रखें। कुछ और पुस्तकें हैं जो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, चलो नाम सुन लो। इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है, और भी हैं लेकिन अभी नहीं। तो इग्नाइटेड माइंड्स एक एक्स्ट्रा अभी से सुन लो, ताकि जब हम वहां पढ़ें तो आपके लिए एक प्रकार से रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, विंग्स ऑफ फायर 2 हो गई, एक इग्नाइटेड माइंड्स मैंने बता दी। चलिए, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री होना चाहिए इंदिरा गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इंदिरा गांधी जी के बारे में भाई उनकी एक पुस्तक है जो उन्होंने लिखी है, और उसका नाम क्या है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी जी? माय ट्रुथ। तो इंदिरा गांधी जी ने जो पुस्तक लिखी है बच्चे, वो है माय ट्रुथ। ठीक है, इंदिरा गांधी जी पर लिखी गई पुस्तक माय ट्रुथ। लेकिन जिस चीज के लिए सर्वाधिक जो हम कहें चर्चा में रहती है, वो है 1975 में लगाई गई इमरजेंसी, और फिर 1977 में जब वापस इमरजेंसी जब हटी थी और फिर इनने चुनाव लड़ा था, तो अपनी ही सीट से हार गई थी। इतना ज्यादा लोगों में आक्रोश था। आप सोचो, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हार जाए, कितनी बड़ी बात है। कांग्रेस तो हारी गई थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन खुद इंदिरा गांधी जी रायबरेली की सीट हार गई थी। हराने वाले व्यक्ति थे राज नारायण। मतलब कितनी बड़ी बात है कि सिटिंग पीएम हार जाए, इतना लोगों में गुस्सा था। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती थी कि लोगों ने इतनी पसंदीदा पीएम, क्योंकि 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर जब इंडिया जीता, तब लोग बहुत खुश थे इनसे, और फिर कुछ साल बाद लोगों ने हरा दिया, तो लोगों ने बता दिया कि देखो लीडर अच्छे हो अलग बात है, लेकिन हम अपने अधिकार अगर कोई लेगा तो फिर हम हरा भी देंगे। खैर, आओ, बीजक नामक पाठ किसकी रचनाओं का संकलन है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो, मध्यकालीन भारत पर अब हम आ रहे हैं। मिडिवल इंडिया में एक बेहतरीन राइटर हुए जिनका नाम है कबीर दास जी। तो संत कबीर और उनके जो कलेक्शन ऑफ दोहे हैं, तो कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बीजक। उन कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं। और ये जो बीजक है ये किस भाषा में है? तो अवधी लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं कि ये है। बहुत सारे इनके बेहतरीन से दोहे हैं। इनका जो जन्म हुआ था, तो वो तो मानते हैं कि कोई हिंदू महिला के पास हुआ था, लेकिन क्योंकि वो हिंदू महिला अविवाहित थी, तो फिर इसलिए वो उनको छोड़ देती हैं। फिर एक मुस्लिम बुनकर समाज का एक परिवार इनको अडॉप्ट करता है, वही इनको बड़ा करता है। और ये इक्वली हिंदू और मुसलमान जो भी कस्टम्स इनको गलत लगते हैं, दोनों धर्मों में ये उनको टारगेट करते हैं। ठीक है, तो बीजक इनके कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स हैं। सही है, सही है सर, अवधी भाषा में है, ये भी हमने देख लिया। और इनकी जो भक्ति है उसको हम कहते हैं निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति समझते हो कि जब ईश्वर को आप कोई रंग रूप कोई फीचर नहीं देते हो, तो इसको हम कहते हैं निर्गुण भक्ति। इसके विपरीत होती है सगुण भक्ति, कि जब आप ईश्वर को कोई रंग रूप देते हो, कि जैसे मैं कहता हूं श्री कृष्ण, तो
तो ये सगुण भक्ति है। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर को कोई गुण दे रहे हो। जब मैं कहता हूं श्री कृष्ण, आपके दिमाग में एक इमेज बनती है कि कोई है जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, मोर पंख है, सावले से हैं। तो जब आप कोई फीचर दे रहे हो ईश्वर को तो इसको कहेंगे सगुण भक्ति। लेकिन कबीर जी की भक्ति क्या है? निर्गुण, कि ईश्वर का कोई शेप साइज नहीं है, तो ईश्वर हर जगह है, ईश्वर इस हवा में है, ईश्वर हर जगह है, ईश्वर का कोई रंग रूप फेस कोई फीचर शेप साइज नहीं है, तब हम कहेंगे निर्गुण भक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं बच्चे किस बात की, हम लोग बात करते हैं रामायण, तो रामायण पर बात करें तो रामायण वाल्मीकि जी, तो रामायण वाल्मीकि जी द्वारा लिखित, ठीक है। और वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें श्री राम को एक राजा दशरथ के पुत्र यानी राजकुमार के रूप में दिखाया गया, जो कि बाद में श्रीलंका जाते हैं और रावण का वध करते हैं और सीता माता को वापस लाते हैं। यह कहानी किसकी है? वाल्मीकि जी की। लेकिन आगे चल के रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी, तो इस पुस्तक में तुलसीदास जी ने राम जी को भगवान के रूप में दिखाया है, जबकि ओरिजिनल वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी वहां पे उनको राजकुमार, जो आगे चल के अयोध्या के राजा बने हैं, वैसे दिखाया है। लेकिन इन्होंने कैसा दिखाया? रामचरितमानस में भगवान के रूप में इनको दिखाया है। और रामचरितमानस बेटा किस भाषा में है? अगेन अवधी भाषा में है। जैसे कबीर जी के द्वारा लिखित बीजक ये अवधी भाषा में है, वैसे ही रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी वो भी अवधी भाषा में है। एक और बड़ी फेमस पुस्तक है जो अवधी भाषा में है, एग्जाम में पूछते हैं, मैं नाम बताता हूं आपको, पद्मावत, ठीक है। पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जैसी ने ये पुस्तक लिखी है पद्मावत, जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि साल 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था मेवाड़ पर, तो मेवाड़ के राजा थे रावल रतन सिंह और उनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी, और अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि उनकी पत्नी को पसंद करने लगे इसलिए अटैक किया। लेकिन कई इतिहासकार इनकी इस पुस्तक की थीम को एकदम नकारते हैं कि भाई ये तो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास कौन सा प्रूफ है? क्योंकि वो अटैक 1303 में हुआ था और आप आए हो 1540 के आसपास, 200-250 साल बाद आप पुस्तक लिख रहे हो और कह रहे हो कि ऐसा हुआ था, तो आप कैसे कह रहे हो? तो कुल मिला के पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी, और ये मैंने क्यों बताया यहाँ पे, क्योंकि ये भी अवधी भाषा में, तो बीजक अवधी में है, रामचरितमानस अवधी में है, पद्मावत अवधी में है। चलिए इस पे मूवी भी बनी है। हाँ, माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो माय कंट्री माय लाइफ, अच्छा ये तो वैसे भी पुस्तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिन व्यक्ति ने इन पुस्तक को लिखा है उन व्यक्ति को पिछले साल 50वां भारत रत्न पुरस्कार मिला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अडवाणी साहब की। तो लाल कृष्ण अडवाणी साहब ये एक समय पर डिप्टी पीएम थे। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे तो ये तब डेप्यूटी पीएम थे, डिप्टी पीएम थे। अच्छा, इनकी ही पुस्तक है माय कंट्री माय लाइफ, और इस पुस्तक को तो दिमाग में रखो। साथ साथ ये भी बात कि ये 50th व्यक्ति है जिनको भारत रत्न सम्मान पिछले साल मिला। पिछले साल 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न सम्मान मिला। 49th नंबर पे किसको मिला? तो कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के एक्स सीएम रह चुके हैं। 50वें नंबर पर मिला लाल कृष्ण अडवाणी साहब को। 51वें नंबर पर पीवी नरसिम्हा राव साहब जो दक्षिण भारत से बनने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। 1991-1996 में ये पीएम रहे। इनके टाइम पे ही एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, जिसको हम कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। फिर चौधरी चरण सिंह साहब ये भी एक्स पीएम रह चुके हैं और हम देखते हैं ज्यादा समय के लिए पीएम नहीं रहे थे। 1979-80 की बात है, कम समय के लिए पीएम थे, लेकिन इनको किसानों का मसीहा कहते हैं। तो कुल मिला के कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, नरसिम्हा राव साहब, चौधरी चरण सिंह, और फिर 53rd व्यक्ति एमएस स्वामीनाथन जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के भारत में जनक कहलाते हैं। अभी तक 53 लोगों को ही भारत रत्न मिला है। ये नंबर भी याद रखना, ये रैंडम नंबर्स नहीं है, इस ऑर्डर में ही भारत रत्न मिला है। तो आपसे पूछ सकता है 52वां नंबर का भारत रत्न सम्मान किसको मिला? तो चौधरी चरण सिंह साहब को मिला। आओ, पंडित रविशंकर साहब की आत्मकथा का नाम क्या है? ठीक है, पंडित रविशंकर साहब के बारे में बात करें, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए बहुत विख्यात? तो सितार। अच्छा, इनको साल 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, ये अपने आप में ये एग्जाम में पूछे जाने वाला फैक्ट है। अच्छा, एक और बात, ये किसके शिष्य हैं? पंडित रविशंकर साहब की बात करें तो ये बाबा अलाउद्दीन खान साहब के शिष्य हैं।
बाबा अलाउद्दीन खान वैसे तो सरोद बजाते थे, लेकिन क्योंकि वो मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, यानी कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा सकते थे, तो उनसे सितार किसने सीखा? पंडित रविशंकर साहब ने सितार सीखा। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है माय म्यूजिक माय लाइफ, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माय म्यूजिक माय लाइफ, पंडित रविशंकर साहब की ये पुस्तक। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, मैंने इनके अवार्ड्स लिख दिए हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनको बिल्कुल हल्के में मत लेना, इनके अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो, भारत रत्न 1999, इसके अलावा उसी साल ये यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर भी बने थे, तो 1999 में भारत रत्न भी मिला और 1999 में यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर भी रहे। इसके अलावा पद्म भूषण 67, पद्म विभूषण 81, तो ये तो बहुत बाद में मिला भारत रत्न, उससे पहले 67 में 1967 पद्म भूषण और 1981 पद्म विभूषण ये भी मिला, ठीक है। इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। कालिदास सम्मान जो मध्य प्रदेश सरकार देती है, ये भी पूछा जा सकता है, कालिदास सम्मान कौन सी सरकार देती है? मध्य प्रदेश सरकार देती है, वो भी मिल चुका है किसको? तो मिल चुका है पंडित रविशंकर जी को। इसके अलावा बेटा ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुके हैं, सोचो, ग्रैमी अवार्ड जो म्यूजिक के फील्ड में दिए जाते हैं, ग्रैमी अवार्ड, वो भी इनको मिल चुके हैं। शानदार बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हालांकि अब तो ये पुस्तक करंट में नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लिखी गई है देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी द्वारा, इसलिए ये एवरग्रीन बन चुका है, ये कभी भी आ सकता है। तो 2018 में सोचो तब उनने लिखी थी, इस पे एसएससी ने क्वेश्चन पूछे भी हैं। तो एग्जाम वॉरियर्स, तो यहां इस पर थीम क्या है? इसका थीम यह है कि जो बच्चों को एग्जाम के टाइम पर स्ट्रेस हो जाता है, तो उस स्ट्रेस से कैसे बचे, तो इसलिए बच्चे क्या लिखा? एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक ये लिखी गई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा कि स्ट्रेस से कैसे बच्चे बचे। चलो आगे देखें, अगली पुस्तक क्या है? आत्मकथा अनब्रेकेबल भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई? अब देखो, एक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक पुस्तक है अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड ये पुस्तक किसने लिखी बेटा? अनफिनिश्ड पुस्तक किसकी है? तो ये है प्रियंका चोपड़ा जी की पुस्तक, नाम है अनफिनिश्ड, प्रियंका चोपड़ा जी की पुस्तक है अनफिनिश्ड। और अनब्रेकेबल ये बच्चे एमसी मैरीकॉम, एमसी मैरीकॉम, क्या कहना भाई इनका? एमसी मैरीकॉम जी। तो हम देखते हैं कि 2012 लंदन ओलंपिक्स, 2012 लंदन ओलंपिक्स, ठीक है, उसमें ये जीत गई ब्रॉन्ज मेडल, और पहली बार कोई फीमेल इंडियन बॉक्सर ओलंपिक्स में कोई मेडल जीती। अच्छा, मैंने आपको अगर ये बात नहीं बताई तो सुन लीजिए, पहली बार किसी इंडियन बॉक्सर ने ओलंपिक्स में मेडल जीता, वो है विजेंदर सिंह। उन्होंने 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स चाइना में हुआ, वहां पर उन्होंने मेडल जीता था। पहले इंडियन बॉक्सर जिन्होंने मेडल जीता विजेंदर सिंह, और पहली महिला इंडियन बॉक्सर जिन्होंने मेडल जीता एमसी मैरीकॉम, लंदन ओलंपिक्स 2012 में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। तो अनब्रेकेबल बच्चे ये एमसी मैरीकॉम जी की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, और अनफिनिश्ड है प्रियंका चोपड़ा की, और अनब्रेकेबल ये है एमसी मैरीकॉम। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी उपन्यास कफन लिखा है? वाह भाई वाह, क्या बात है। तो वैसे तो इन व्यक्ति के बारे में मैं आपको आगे भी बताने वाला हूं, हमारे तीसरे पार्ट में भी हम लोग इनकी पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या कहना भाई इनका? मुंशी प्रेमचंद जी, तो एकदम सही जवाब। तो प्रेमचंद जी ने लिखी है बच्चे कफन, बहुत शानदार और भी पुस्तकें हैं, जैसे एक बड़ी फेमस पुस्तक है इनकी, आपने सुना होगा इस पुस्तक का नाम गोदान, है ना, बहुत बेहतरीन। और भी हैं कुछ पुस्तकें जिनके बारे में हमको चर्चा करनी है, डिटेल में हम लोग थर्ड पार्ट में करेंगे। तो अभी के लिए लेकिन आप दिमाग में रख सकते हो, क्या अभी के लिए आप इस बात को दिमाग में रख सकते हो कि कफन गोदान ये मुंशी प्रेमचंद साहब की पुस्तकें हैं। आइए, संगीत जगत से जुड़ी किस प्रसिद्ध हस्ती ने मून वॉक संस्मरण लिखा है? मून वॉक बेटा, मून वॉक इनका तो ये जो डांसिंग स्टाइल है वो अपने आप में ही फेमस है, माइकल जैक्सन। तो माइकल जैक्सन साहब, ठीक है, तो अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाल मचाया और एक टाइम में ग्लोबल आइकन बन गए थे माइकल जैक्सन साहब, और इनका ही जो शानदार पुस्तक है वो कौन सी है बच्चे? मून वॉक। तो इसको देखो जब तक हम थोड़ा पानी पी ले। तो मून वॉक माइकल जैक्सन साहब की शानदार ये पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला पुस्तक क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक नाटक नहीं है? अब सुने, मैं आपको शेक्सपियर साहब की अभी बहुत सारी राइटिंग्स दिखा रहा हूं,
और आपको ये करना है कि उसको मल्टीपल टाइम्स आपको देखना है। क्यों? क्योंकि वो याद नहीं रख पाओगे, बहुत सारी हैं, लेकिन इतना कर लो कि जब एग्जाम में आए कि इनमें से कौन सी शेक्सपियर साहब की राइटिंग है या नहीं है, तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ ये नाम तो मैंने उस लिस्ट में नहीं देखा या ये नाम तो मैंने उस लिस्ट में देखा। समझ गए? तो आइडेंटिफिकेशन के स्तर पर दिमाग में फिट कीजिए। सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं। क्या एंटनी एंड क्लियोपैट्रा लिखी है? बिल्कुल लिखी है। क्या कॉमेडी ऑफ एरर्स लिखा है? बिल्कुल लिखा है। कैंडल स्टैंड लिखा है? नहीं, ये नहीं लिखा। ओथेलो लिखा है? लिखा है। अब देखेंगे इधर बच्चे, तो विलियम शेक्सपियर साहब की ये रचनाएं हैं। मैं जिनको हाईलाइट कर रहा हूं उनको आपको बिल्कुल निश्चित रूप से दिमाग में फिट करना है। बताइए सर। तो यहां पर देखो, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये इंपॉर्टेंट है। एज यू लाइक इट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये इंपॉर्टेंट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके अलावा बच्चे, मच अडू अबाउट नथिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 3 4 5। अगला सुनो, एंटनी क्लियोपैट्रा, ये इंपॉर्टेंट है। हेमलेट सुपर इंपॉर्टेंट है। जूलियस सीजर, बचपन में स्कूल में भी शायद पढ़ा होगा आपने, बहुत बेहतरीन तरीके से क्या लिखा है भाई, बेहतरीन पुस्तक, तो जूलियस सीजर। फिर किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैंने क्या बोला, याद नहीं करना है बेटा, लेकिन इस स्तर पर देखना है कि जब एग्जाम में आए कि हाँ ये विलियम शेक्सपियर साहब की है या नहीं है, तो ऑप्शंस पढ़ के आइडेंटिफाई कर लो कि ये तो उस लिस्ट में था या नहीं था। इस स्तर पर करना है। बार बार दिमाग से घुमाओगे, हो जाएगा, दिमाग के सामने से बार बार घूमेगा, हो जाएगा। एंटनी क्लियोपैट्रा, हेमलेट, जूलियस सीजर, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, मच अडू अबाउट नथिंग, मर्चेंट ऑफ वेनिस, कॉमेडी ऑफ एरर्स, एज यू लाइक इट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, चलिए। इसके अलावा यहां पर हेनरी, किंग जॉन, रिचर्ड। अब देखो, हेनरी हेनरी हेनरी, किंग जॉन और रिचर्ड, तो ये तो वैसे भी हो जाना चाहिए आपसे। चलिए अगला देखते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड चीज, रिपीटेड क्वेश्चन आया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी बेटा? नेल्सन मंडेला साहब। चलो, तो नेल्सन मंडेला साहब पर बेसिक डिस्कशन करते हैं। कौन है? 27 साल जेल में रहे, क्योंकि रंग भेद के खिलाफ, अपार्थाइड के खिलाफ लड़ रहे थे साउथ अफ्रीका में, और फिर हम देखते हैं कि बन गए साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। ना सिर्फ पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं 1994 से 1999 के बीच, बल्कि हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पहले प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पहले, लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्टेड पहले प्रेसिडेंट भी हैं और अपार्थाइड को साउथ अफ्रीका में खत्म किया। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी है 1994 से 1999। सोचो 27 साल जेल में रहने के बाद, तो निश्चित रूप से लॉन्ग वॉक तो है, 27 साल जेल में रहे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ग्लोबल आइकन, ग्लोबल इंस्पिरेशन। चलिए, द इकाबॉग, ये पुस्तक किसने लिखी है? अब जब मैं इनका नाम बताऊंगा आप कहोगे सर अरे इनने लिखी है क्या? हाँ, इकाबॉग उनने लिखी है, लेकिन वो कौन है इकाबॉग? तो उनका नाम है जेके रावलिंग। चलो, इनकी कहानी भी बड़ी इंस्पिरेशनल है, आपने शायद सुनी होगी। तो जेके रावलिंग, इकाबॉग इनने लिखी है, लेकिन ये उससे ज्यादा जिसके लिए प्रसिद्ध है, मैं जानता हूं आपके मन में आ रहा होगा, हैरी पॉटर। अब क्या आप जानते हैं कि 11 पब्लिशिंग हाउसेस के पास हैरी पॉटर की कहानी लेके गई थी और सबने रिजेक्ट कर दिया कि ये क्या कचरा है, फालतू है, कुछ नहीं है इसमें, बेकार है, कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं होगा, नहीं चलेगा, कौन पढ़ेगा। एक 12वां पब्लिशिंग हाउस था, उसका नाम था ब्लूम्सबरी, छोटा पब्लिशिंग हाउस था, उसके पास गई, उसने बोला चलो देखते हैं, उसने पब्लिश किया, और फिर हम सब जानते हैं, बाकी सब तो इतिहास है ही। वो पब्लिशिंग हाउस कहां पहुंच गया इनकी वजह से, और ये खुद कहां पहुंच गई। इससे क्या पता चलता है कि अगर आपको आपके काम पर विश्वास है, आपको मालूम है ना आप में टैलेंट है, तो फिर असफलताओं से झुकना नहीं। अब आप सोचो कि अगर जेके रावलिंग 8-10 प्रयासों के बाद ये सोच लेती कि अरे नहीं यार क्या ही होना है, सब तो रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं होगा इसमें कुछ खास, तो कभी दुनिया को वो हैरी पॉटर बुक नहीं मिल पाती, वो सीरीज, वो मूवी नहीं मिल पाती। तो इसलिए अगर आपको मालूम है कि आप में काबिलियत है, कला है, आप में टैलेंट है, आप समझ रहे हो आपने क्या बनाया है, आप में क्या पोटेंशियल है, तो रुको मत, दुनिया की मत सुनो। जेके रावलिंग जी, तो इकाबॉग भी इनने लिखी है। चलिए आगे देखें, द जंगल बुक बड़ा फेमस, द जंगल बुक किसने लिखी है? तो रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग जी ने बच्चे लिखी है जंगल बुक। अच्छा, अब ये अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि तो जंगल बुक जो पुस्तक है, इसमें मोगली का कैरेक्टर है, बगीरा है, शेर खान है और भी है, तो लेकिन ये
कहां के जंगलों से इंस्पायर्ड है? अब ये कुछ लोग बोलते हैं और कई जगहों पे हमको देखने को मिलता है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कुछ पे मिलता है पेंच जो कि एमपी महाराष्ट्र की बॉर्डर पे है। तो कान्हा या पेंच यहीं पर इनने सोचा था, रुडयार्ड किपलिंग जी ने इसके बारे में। लेकिन खैर कहीं पर भी सोचा हो, जो उन्होंने लिखा है वो तो फिर उनकी ही कल्पना है बेहतरीन। तो फिर अगला नाम, गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? गुटेनबर्ग कौन है बच्चे? तो जिनने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो गुटेनबर्ग ने बेटा जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। और सबसे पहले इन्होंने क्या प्रिंट किया है? तो सही जवाब है बाइबल। अच्छा एक और बात, ठीक है, इनने गुटेनबर्ग जी ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया जर्मनी में, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में कौन लाया? तो इंडिया में बेटा पुर्तगाली लाए। शायद आपने सुना हो, नहीं सुना तो सुन लीजिए। पोर्चुगीज, पुर्तगाली आए थे ना व्यापार करने के लिए। तो वास्को दा गामा सबसे पहले यूरोपीय थे जो समुद्री मार्ग से, सी रूट से इंडिया पहुंचे। तो फिर आगे चल के पुर्तगाली बहुत सारी चीजें इंडिया में लाए, प्रिंटिंग प्रेस लाए, तंबाकू लाए, गौथिक स्थापत्य कला लाए। तो प्रिंटिंग प्रेस वही लोग लाए थे। और जोहानेस गुटेनबर्ग ने पहली बार क्या प्रिंट की थी बेटा? इससे बाइबल प्रिंट की थी। चलिए बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो पुस्तक है ये मतलब पॉलिटिकल एंगल से लिखी गई पुस्तक है, सीताराम येचुरी जी ने लिखी। लेकिन सीताराम येचुरी जी कौन सी पार्टी से संबंधित थे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेटा पिछले साल इनका भी निधन हो गया। तो ये आपके लिए करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनका निधन हो चुका है। समझ रहे हैं बात? तो सीताराम येचुरी जी तो सीपीआईएम पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित। ये पार्टी की स्थापना 1964 में हुई। पहले ये सीपीआई के अंदर थी ना, स्प्लिट हुआ, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 कानपुर में बनी। आगे चल के सीपीआई में से स्प्लिट होता है और सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी मार्क्सिस्ट बनती है 1964 में। और उसी के एक मेंबर थे सीताराम येचुरी, मगर पिछले साल इनका निधन हो गया। तो आप यहां देख सकते हो मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म, सीताराम येचुरी। चलिए आइए, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक। अगेन एक मैंने बोला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक से याद रखो बहुत लंबा समय कोई जेल में रहा, नेल्सन मंडेला। और फ्रीडम इन एग्जाइल तो ये है दलाई लामा साहब की पुस्तक। नाम से क्लियर है, एग्जाइल, अपने देश से बाहर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल देश इनका क्या है बेटा? तिब्बत, ठीक है। लेकिन चाइना का जब उस पर कब्जा किया गया चाइना द्वारा उस क्षेत्र पर, तो कई सारे बौद्ध भिक्षु भारत आए, भारत ने शरण दी और आज तक कई सारे रह रहे हैं। दलाई लामा उनमें से एक है। एक और बात मैं आपको बताता हूं, जो दलाई लामा साहब है उनका नाम दलाई लामा नहीं है। दलाई लामा तो एक पदवी है, एक पोस्ट है। और ये 14वें दलाई लामा है। इनसे पहले और 13 दलाई लामा आ चुके हैं। ये 14th दलाई लामा है। इसका ये मतलब है कि तिब्बतन बुद्धिस्ट के हेड, तो जो तिब्बती बौद्ध हैं उनके प्रमुख, उनके हेड हैं। तो जो भी हेड होते हैं उनको बोलते हैं दलाई लामा। जैसे क्रिश्चियंस के हेड को हम क्या बोलते हैं? पोप। हिंदुओं के हेड को हम क्या बोलते हैं? शंकराचार्य। मुसलमानों के हेड को हम लोग क्या बोलते हैं? खलीफा, कैलिफ। वैसे ही तिब्बत बौद्ध लोगों के हेड को हम क्या बोलेंगे? दलाई लामा। ये पदवी है। इनका ओरिजिनल नाम पता है क्या है? इनका ओरिजिनल नाम है तेंजिन ग्यात्सो। ये इनका ओरिजिनल नाम है, तेंजिन ग्यात्सो, ये इनका ओरिजिनल नाम है। और ये 14th दलाई लामा है। जब ये 2 साल की उम्र के थे तब इनको दलाई लामा घोषित किया गया था। तो बात इसमें ऐसी होती है ना कि कोई छोटा बच्चा भी है, लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज दिख रही हैं तो फिर उनको दलाई लामा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, चलो तो कुल मिला के यहां पे इनने पुस्तक लिखी है फ्रीडम इन एग्जाइल। ठीक है जी। अगला, कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है जी, कंठपुरा। मैंने आपको पिछली क्लास में यह बात बताई थी कि भारत में इंग्लिश भाषा में लिखना नॉवेल्स, ये 3 लोगों ने सबसे पहले शुरू किया। एक का नाम है मुल्कराज आनंद। ये वही मुल्कराज आनंद साहब हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी अनटचेबल। मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था, अनटचेबल। तो ये पुस्तक मुल्कराज आनंद साहब की अनटचेबल। अच्छा, इसके अलावा एक आर के नारायण साहब। तो आर के नारायण साहब के बारे में बात करूं तो आर के नारायण साहब, ये पुस्तक बेटा किसने लिखी? तो इनने कौन सी पुस्तकें लिखी? एक तो गाइड। अच्छा, एक इनकी बहुत फेमस पुस्तक मालगुडी डेज। कौन सी? मालगुडी डेज। और एक वेटिंग फॉर दी महात्मा। ये तीनों मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कवर करवा दी थी, वेटिंग फॉर दी महात्मा। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी। चलिए अब बात करते हैं क्या? अब बात करते हैं कि तीसरे व्यक्ति जो इन दो के साथ
जो तीसरे व्यक्ति जिन्होंने इंग्लिश भाषा में शुरुआती समय में लिखा वो है राजा राव, और उनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है कंठपुरा। यहां पे उनने 1930 के दशक में जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन, जैसे नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन शुरू किया था दांडी मार्च के माध्यम से, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, हमने भी क्लास में किया है। तो 1930s में जो गांधीयन मूवमेंट थी, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, तो वही स्वतंत्रता संग्राम पर बेस्ड है कंठपुरा। ठीक है, चलिए, तो मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा आज की क्लास। अब मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। तो बच्चे, अब आपके सामने होमवर्क आ रहा है, और जैसे ही आपने वीडियो देख के खत्म की, इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बुक्स एंड ऑथर्स को वाइंड अप कर देंगे। चलिए, एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? एस अगेंस्ट ऑड्स इज टाइटल ऑफ हुज ऑटोबायोग्राफी? ये आपको बताना है। मीराबाई चानू, साइना नेहवाल, मैरी कॉम या सानिया मिर्जा? हमने पिछली क्लास में देखा था, आप बताइएगा। चलो खत्म करते हैं फिर इस सेशन को यहीं। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।